सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है थोड़े तुम जैसे। फिर बोलो क्या खेल में हम लोग समझेंगे एक से अनेक शब्द बनाने के बारे में। उसके बाद देखेंगे एक मज़ेदार वीडियो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब, यानी सबसे महत्वपूर्ण काम। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे रुपए से संबंधित भिन्न के सवालों को। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है माई फैमिली। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है खेल खेल में कुछ सीखने का। हमारे इस प्रोग्राम थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई के साथ। चलिए क्या सीखेंगे आज? सही जवाब, रोज की तरह ही हम हिंदी और गणित सीखेंगे। और हम शुरुआत किससे करेंगे? सही कहा, हम शुरुआत करेंगे कहानी से। हिंदी की एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे और उसके बाद कुछ मजेदार खेल भी खेलेंगे। अगर आप अब तैयार हैं तो मैं कहानी शुरू करूं? बिट्टू और बिट्टू के काका जल्दी आइए, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है। आई काकी। आया भाग्यवान। मैंने कल रात सपने में जंगल की सैर की। काकी अकेले अकेले मुझे भी साथ ले चलती। बिटिया सपने में गई थी, हकीकत में नहीं। काकी मैं तो मजाक कर रही थी, भला आप मुझे सपने में ले भी जाती तो मुझे थोड़ा ना पता चलता कि मैंने क्या क्या देखा। बिट्टू काफी समझदार हो गई है। समझदार तो मैं हूँ ही, आखिर बेटी किसकी हूँ? वो तो है। भाग्यवान, तुम बताओ तुमने जंगल में क्या क्या देखा? ज्यादा कुछ कहाँ देख पाई, बस एक गैंडा ही देखा और उसके साथ उसकी उलझन में ही उलझ गई। मतलब ये कि बिटिया गैंडा भूल ही गया कि वो कौन है। अरे तुम्हारा गेंडा तो बिल्कुल उस कहानी के गेंडे की तरह निकला। कहानी का गेंडा? जब बात छेड़ ही दी है तो खत्म भी कर दीजिए। मतलब यह है कि काका कहानी सुना दीजिए। तो फिर सुनते हैं कहानी थोड़े तुम जैसे। अब आप सुनिए तृप्ति से कहानी थोड़े तुम जैसे। लेखन सुचि गोविंद राजन, चित्रांकन नेहा रावत, अनुवाद श्वेता अग्रवाल,
प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। रिंकी को याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। वह उस शब्द को याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसकी किस्म के जीवों को कहा जाता है। कौन है वह? कोंड्रुआ, एंडावन, सेंडा सिंघा। पर रिंकी को इन नामों पर भी पक्का यकीन नहीं था। उसने बाहर निकलकर इसका पता लगाने का फैसला किया। हो सकता है उसे कोई ऐसा मिले जो उसकी तरह दिखता हो। तुम्हारी तरह ही मेरा शरीर विशाल और रंग धूसर है। क्या मैं हाथी हूँ? भ्रम। तुम जो कह रही हो वह सच है, पर हम तुमसे भी बड़े और विशाल हैं। हमारी सूंड नली की तरह और हमारे कान बड़े और पंखे जैसे हैं। हम तुमसे अलग हैं रिंकी, हाथी ने जवाब दिया। तुम में से कुछ की तरह मेरा भी सींग है। क्या मैं भी हिरन हूँ? तुमने जो कहा वह सच है, पर हम तुमसे बहुत छोटे और पतले हैं। हमारे सर पर सींग पेड़ों की टहनियों की तरह है। रिंकी, हम तुमसे अलग हैं, हिरन ने बताया। मुझे भी तुम्हारी तरह कीचड़ और पानी में नहाना पसंद है। क्या मैं भी भैंस हूँ? ओह वाह, तुमने जो कहा है वह सच है, पर हमारे सींग लंबे और मुड़े हुए हैं। हमारी खाल थोड़ी रोएदार है, लेकिन खुरदुरी नहीं है, सपाट है। हम तुमसे अलग हैं रिंकी, भैंस ने कहा। मेरी खाल भी तुम्हारी तरह उबड़ खाबड़ है। क्या मैं मगरमच्छ हूँ? तुमने जो कहा वह सच है, पर हम तुमसे पतले हैं। हमारी थूथन तुमसे लंबी है और हमारी पूंछ कटीली है। हम तुमसे अलग हैं रिंकी, मगरमच्छ ने कहा। तालाब में चलते हुए रिंकी बहुत सोचती है। पानी में वह अपने आप को देखती है। एक बड़ी नाक, अर्धचंद्र सा सींग या खड़ल सिलवटे वाली मोटी खाल। अरे, सब उसे याद आया। वह तो गेंडा है। हाँ, असल में तो मैं सिर्फ रिंकी हूँ। भारतीय गेंडे से मिले नाक के ऊपर एक सींग, यूनिकॉर्न की तरह। मुड़े हुए होठों से गेंडे आसानी से मज़ेदार नर्म घास उखाड़ सकते हैं। साथ ही पत्तियों, शाखाओं, फलों और पानी के पौधों को भी खा सकते हैं। प्रत्येक पैर में 3 खुर 40 किलोमीटर तक की रफ्तार से दौड़ने वाली टांगें, कहीं कहीं खुरदुरी खाल सिलवटों वाली मोटी खाल। रिंकी एक भारतीय गेंडा है जो असम के काजीरंगा में रहती है। भारतीय गेंडे अक्सर अकेले पाए जाते हैं। हम उन्हें झुंड में तभी देखते हैं जब वे समागम कर रहे हों या छोटे गेंडे अपनी मां के साथ देखे जाते हैं। भारतीय गेंडे देश के सबसे बड़े भू प्राणियों में से एक है। असम के काजीरंगा जंगल में घूमते हुए आप इन प्राणियों से मिल सकते हैं। भारतीय हाथी, भारतसिंगा दलदल में रहने वाला मगरमच्छ, जंगली भैंसा, काजीरंगा बाघों, उदबिलावों, कछुओं और पक्षियों की कई प्रजातियों का भी घर है। वाह बिट्टू के काका, दिल खुश कर दिया मेरे सपने को कहानी के रूप में सुनाकर। काकी, क्या आपके सपने में ऐसा ही हुआ था? सपने में क्या हुआ और क्या नहीं यह छोड़ो, और यह बताओ कि रिंकी कौन थी? इसका जवाब मैं देती हूँ। रिंकी एक मादा गैंडा थी। शाबाश भाग्यवान। बिट्टू, अब तुम बताओ कि रिंकी क्या भूल गई थी? रिंकी भूल गई थी कि उनके किस्म के जीवों को क्या कहा जाता है। बच्चों, बिट्टू और बिट्टू की काकी के बाद जवाब देने की बारी है आपकी। आप भी यह कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, कहानी में कौन कौन है? दूसरा प्रश्न है, गैंडा और हिरण में क्या अंतर होता है? तीसरा प्रश्न है, रिंकी को कब पता चला कि वह गैंडा है? चौथा प्रश्न है,
जंगली भैंसे को देखकर गेंडे को क्यों लगा कि वह उसके जैसा है? 5वां प्रश्न है, जंगल में रहने वाले जानवरों की सूची बनाइए। बिट्टू के काका, कहानी पर विराम देते हुए खेल शुरू कीजिए, क्योंकि अब खेल का समय हो चुका है। बिल्कुल ठीक कहा काकी आपने। मैंने कब मना किया? तुम पिटारा खोलो, मैं तो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अरे ये क्या बात हुई? जो बोले वही कुंडी खोले। हा हा हा। अब जब बोल ही दिया तो कुंडी भी खोलो। मतलब पिटारा खोलो। लगता है अब तो खोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये खोला पिटारा और निकाला खेल। बोलो क्या, एक से अनेक। बच्चों चलो शुरू करते हैं खेल। बोलो क्या, अनेक से एक। इस खेल में हम अनेक शब्दों के एक शब्द जानेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? फल खाकर ही रहने वाला। फल खाकर ही रहने वाला को क्या कहते हैं? चित्रकार, हितैषी, फलाहारी। फल खाकर ही रहने वाला फलाहारी होगा। अरे वाह। जिसकी कोई उपमा न हो तो कौन होगा? निर्यात, अनुपम, धर्मात्मा, निराकार। जिसकी कोई उपमा न हो तो यह शायद अनुपम होगा। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। जो धन का दुरुपयोग करता हो, जो धन का दुरुपयोग करता हो उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी, अमूल्य, अपठित, विद्यार्थी। मुझे लग रहा है अमूल्य होगा। नो, यह तो गलत है। तो क्या होगा? अपव्ययी, यही होगा शायद। बिल्कुल सही। जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहन शक्ति हो तो उसे क्या कहेंगे? सहिष्णु, वैयाकरण, नीरस, ऐश्वर्यशाली। मुझे लग रहा है सहिष्णु होगा। अरे वाह, ये तो सही है। जो कभी नष्ट ना हो उसे क्या कहेंगे? एकतंत्र, अनस्वर। जो कभी नष्ट ना हो उसे अनस्वर कहेंगे। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। खेल तो खत्म हो गया, पर मुझे अभी और खेलना है। लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला। लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला को क्या कहते हैं? दंपत्ति, लौह पुरुष। लौह पुरुष होगा। बहुत बढ़िया। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, निर्दय, साप्ताहिक, आयात। आयात होगा। अरे वाह। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात को क्या कहते हैं? रूपसी, निकपट। मुझे लग रहा है रूपसी होगा। देखते हैं। ओ, यह तो गलत है। तो क्या होगा? जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात। चलो निकपट देखते हैं।
और यह भी गलत है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहेंगे। बहुत बढ़िया। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, इसको क्या कहेंगे? युधिष्ठिर, अवसरवादी। ये होगा शायद अवसरवादी। अरे वाह, खेल खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों। वाह, ये खेल खेलकर तो मजा ही आ गया। बिल्कुल सच कहा बिट्टू। जब बिट्टू ने सच कहा तो खोलिए जल्दी से अपने खेल का पिटारा। हाँ काका, काकी के पिटारा खोलने के बाद बारी है आपकी। पिटारा तो जरूर खोलूंगा, पर उसमें से खेल नहीं निकालूंगा। मतलब तो देख कर ही समझ आएगा। क्यों, सही कहा ना बिट्टू? इसका मतलब यह है कि आप खेल नहीं वीडियो दिखाने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो जल्दी से दिखाइए। तो देखते हैं यह वीडियो जिसका नाम है सबसे महत्वपूर्ण काम। What or which, according to you, is the most important job in the whole world? Making people happy. Making people happy. Okay, I would say positive thinking to achieve something in life, you know. IPS, Army. Teaching? My cook. Okay, that's a tough question. Tough one. Scientist. Being a psychologist. Huh? Yes. Because there are a lot of psychos. Yeah, exactly. Being jobless is the most important job. Super. Police officer. Being the Prime Minister of India. Very brilliant. Suppose I tell you that this job is most important for our survival every day. Breathing? I give you a clue. Food. Chef. The person who delivers food to you. What if there is no sapad, kana? How will a psychiatrist or a doctor or a teacher or a fashion designer will survive? He can't definitely eat money, so he'll definitely want food first. I keep two boxes in front of you. One box has positive thinking, one box has food. What will you choose? Right. To start with, I'd go with food because That's all. Over. Where did the thai or rice come from? Kitchen. Where is the coming raw material? Puma Devi. Plants. I think agriculture. Farming. Without farming, you can't do any job. Without answer, you are telling right answer. Yeah. Doctor. Farmers. Okay. Not many people will think of it first, but it's actually the most important. I agree, 100%. Sure. Not doctor? No, farmer. So this video is a tribute video to farmers. For the idli, dosa, chapati, pizza, burger, spaghetti. For the food that we all daily eat, that keeps us buzzing with energy. Aloo, bangan or bhindi, shakkar in your chai kapi. For the street food, home food, healthy food, that keeps us always feeling good. Yeah. There's someone we need to thank, the farmer toiling on his land, sweat on his brow, soil on his hand. The farmer is the one we need to thank. Thank you, farmers. Mwah. For the saris, salwars and kurtis, for short skirts, t-shirts, faded jeans, the clothes that we wear in every way, for the fashion we want every day. Pant, shirt, lungi, ya dhoti, aduppa, pagdi, sherwani, for the clothes that clothe us in every way, for the styles that we wear every day. There's someone we need to thank, the farmer toiling on his land, sweat on his brow, soil on his hand. The farmer is the one we need to thank. On the table and the clothes on the back, for the food on the table and the clothes on the back. Thank you.
क्यों, पता चला कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? हाँ पता चला। मुझे तो लगता था कि सबसे महत्वपूर्ण काम खाना बनाना है। पर खेती बाड़ी करने से ज्यादा नहीं। बिट्टू की काकी, तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा लगता है? सच बताऊं तो मुझे फैसला लेना सबसे महत्वपूर्ण काम लगता है। जो काका के लिए बहुत ही आसान काम है, क्यों काका? बिल्कुल। तो बच्चों, देखा, सबके लिए महत्वपूर्ण काम अलग अलग होते हैं, पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण और कठिन काम है वो है खेती बाड़ी करना। किसान हमारे लिए ही पूरे समाज, देश विदेश और विश्व के लिए जरूरी हैं। तो आप भी अपने घर के सदस्यों और दोस्तों से पता कीजिए कि उन्हें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या लगता है। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है। ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर, पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा, हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज की कहानी तो मुझे बहुत ही पसंद आई। कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। ये कहानी मुझे इसी तरह की लगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आपने उसे कॉपी में नोट किया? भाई वाह। चलिए, ये कहानी जरूर अपने दोस्तों को जाकर सुनाइएगा। हिंदी की बातें बहुत हो गई हो तो अब गणित की ओर चले। गणित में हम आज सबसे पहले कुछ खेल खेलते हैं और उनको आप कॉपी में नोट करना, ठीक है? हेलो दोस्तों, चलिए हल करते हैं रुपए से संबंधित भिन्न के सवाल। ये रहा पहला सवाल। सुनीता के पास 60 रुपए थे, उसमें से उसने विजय को 30 रुपए दिए। तो बताओ, सुनीता ने 60 रुपए का कितना हिस्सा विजय को दिया? सुनीता है ये, और ये है सुनीता के 60 रुपए। 10-10 रुपए के कुल 6 नोट। और ये विजय, तो 60 रुपए में से 30 रुपए दिए हैं, यानी 30/60। अब अगर आप देखें 30 का पहाड़ा एक बार तो 30, और 30 का पहाड़ा 2 बार तो 60। इस तरह हमें मिला 1/2। तो इसका मतलब है कि 60 का 1/2 निकालना है, और 60 का 1/2 यानी आधा। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 का भाग एक बार में और 60 का भाग 30 बार में जाता है, और गुना में 1 है। इस तरह 30 गुना 1 बराबर 30 हुआ। इसका मतलब है कि सुनीता ने 60 रुपए का आधा हिस्सा दिया, क्योंकि 60 का आधा 30 होता है। चलो अब एक और उदाहरण देखते हैं। सवाल है कि 400 रुपए का 2/4 हिस्सा कितना होता है? कैसे हल करेंगे? देखिए, ये है 400 रुपए। 100 रुपए की 4 नोट है। 2/4 यानी होता है 2/4। तो इसे 2/4 में कैसे दर्शाएंगे? देखो, कुल 4 नोट हैं और इनके हमने 2 हिस्से कर दिए। तो 400 रुपए का 2/4 यानी 400
गुना 2/4। अब इसे हल करते हैं तो आप देख सकते हैं 400/4 इस तरह भी इसे लिखा जा सकता है और गुना में ये 2। अब 4 से 4 का भाग एक बार में और फिर 400 का भाग 100 बार में जाएगा। क्यों? क्योंकि 400 में 4 है, जिससे 4 से 4 का भाग एक बार और 2 शून्य हमने लिख दिए। इस तरह मिला 100 गुना 2 बराबर 200। तो 400 रुपए का 2/4 हिस्सा होगा 200 रुपए। एक और सवाल हल कीजिए। 600 रुपए का 2/3 हिस्सा कितना होता है? चलो निकालते हैं। ये 600 रुपए है, 2/3 यानी 2/3। तो ये 3 हिस्से हैं जिसमें से 2 हिस्से लेना है। 600 रुपए का 2/3 तो 600 गुना 2/3। अब देखिए 600/3 गुना 2 इस तरह लिखा जा सकता है। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में और 600 200 बार में आ जाएगा। इस तरह 200 गुना 2 बराबर मिला 400। आप देख सकते हैं ऊपर वाले हिस्से पर 400 रुपए है, यानी 600 रुपए का 2/3 हिस्सा 400 रुपए होता है। तो दोस्तों आप भी इस तरह के सवाल हल कीजिए। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भिन्नों से संबंधित एक खेल लेकर आए हैं। ये खेल क्या है, यही सोच रहे हैं ना आप? तो चलिए देखते हैं ये खेल क्या है और इसमें हमें क्या करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भिन्नें लिखी हुई हैं और कुछ चित्र दिए हैं। ये चित्र इन भिन्नों से ही संबंधित हैं। यहाँ ऊपर 2 तराजू दिए हैं। इनमें हमें बारी बारी से एक भिन्न या एक चित्र रखना है और फिर दूसरे तराजू में उसके बराबर ही भिन्न या उसके बराबर का चित्र रखना है। तो आप ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए हम अपना खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ये लाल रंग का बक्सा जो कि पूरा ही रंगा हुआ है। अब देखते हैं कि इसके बराबर कौन सी भिन्न या कौन सा चित्र है। ये है 2/3, 1/4, 3/4। तो ये तीनों ही भिन्ने इस चित्र के बराबर तो नहीं है। अब चित्रों में देखते हैं। ये एक गोला है जिसके 3 भाग हैं, तो ये भी इसके बराबर नहीं हो सकता। अगला बक्सा है लेकिन इसके 2 भाग हैं और आधा भाग ही रंगा हुआ है, तो ये भी इसके बराबर नहीं है। अगले चित्र की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक बक्सा है जो कि पूरा ही हरे रंग से रंगा है, तो मतलब ये हुआ इस लाल वाले बक्से के बराबर। और ये भिन्न क्या होगी आप बता सकते हैं? एक बक्सा है और पूरा ही रंगा हुआ है, तो ये होगा 1/1। चलिए देखते हैं कि हमने ये सही किया या नहीं। ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं 2/3 भिन्न। इसे लेकर इस तराजू में रख दिया। अब इसके बराबर कौन सी भिन्न होगी देखते हैं। ये है एक गोला जिसके हैं 3 भाग। तो हर में तो हमारे पास 3 है, लेकिन इसका अंश क्या होगा? यहाँ पर एक ही भाग रंगा है नीले रंग से, तो यहाँ पर ये अंश तो हो गया 1/3, लेकिन इस भिन्न में लिखा है 2/3। तो हमें ऐसा गोला या बक्सा ढूंढना है जिसके 2 भाग रंगे हों। तो यहाँ पर तो कुल 2 ही भाग हैं और 1 भाग रंगा है। इसके 4 भाग हैं तो ये भी नहीं हो सकता। अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में है 1, 2, 3 भाग और 2 भाग रंगे हैं लाल रंग से, तो इसका मतलब ये है हमारा
उत्तर। इसे रखते हैं हम 2/3 के बराबर तराजू में और देखते हैं कि हमने ये सही किया या नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। अगली भिन्न देखते हैं। ये चित्र लेते हैं अब। यहाँ पर हैं कुल 3 भाग और एक भाग रंगा है नीले रंग से, तो ये भिन्न बनी 1/3। 1/3 क्या भिन्न के रूप में लिखा गया है? नहीं, भिन्न के रूप में हमारे पास है 1/4 और 3/4। अब चित्रों में देखते हैं कि क्या कोई ऐसा चित्र है जो 1/3 भिन्न दर्शा रहा है। जी हाँ, ये बक्सा देखिए, इसके कुल 3 भाग हैं और एक भाग रंगा है लाल रंग से, तो ये हुआ ना 1/3। देखते हैं हमने सही किया या नहीं। ये बिल्कुल सही है। अगला चित्र लेते हैं। इसके कुल 2 भाग हैं और एक भाग रंगा है हरे रंग से। वैसे ही ये हरे वाले बक्से को देखते हैं, इसका भी एक भाग रंगा है हरे रंग से, तो ये भी हो गया 1/2। अगला लेते हैं 1/4 भिन्न। तो अब 1/4 भिन्न कौन सा चित्र दर्शा रहा है? बिल्कुल सही, ये बक्सा देखिए, इसके हैं 4 भाग और एक भाग रंगा है हरे रंग से, तो हुआ ना ये 1/4। इसे हम बराबर तराजू में रख देते हैं और देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। अब अंतिम भिन्न है 3/4 और ये गोला देखिए, ये भी दर्शा रहा है 3/4। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको नई नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। बिल, ये बिल क्या होता है? दोस्तों, बिल के बारे में तो हमने पहले भी जाना है ना। चलो एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं। एक कहानी से बिल क्या होता है इसे समझते हैं। एक बार चिंटू और चिंटू की दीदी मिलकर कुछ बात कर रहे थे। पास में बैठी दादाजी पेपर पढ़ते हुए उनकी बातों को भी ध्यान से सुन रहे थे। चिंटू की दीदी ने कहा कि पता है चिंटू, विजया बुक स्टोर में बहुत सारी नई नई कहानियों की और अलग अलग विषयों की किताबें आई हैं। चिंटू ने बोला, अरे वाह दीदी, मैं तो आज बहुत सारी कहानियों की किताबें लेने ही वाला हूँ। यह सुनते ही दादाजी बोले, बच्चों मेरे लिए भी एक किताब लाना। पहुंच गए चिंटू और चिंटू की दीदी विजया बुक स्टोर। ढूंढने लगे अपनी अपनी पसंद की किताबें। तो चलो देखते हैं चिंटू और उसकी दीदी ने कौन कौन सी किताबें खरीदी हैं। उन्होंने 4 कहानियों की किताबें ली हैं। 3 किताबें ड्राइंग की खरीदी हैं। एक किताब इतिहास की भी है। 2 किताब खगोल शास्त्र की खरीदी है। और हाँ, एक किताब दादाजी के लिए है। किताब है योग की। दुकानदार ने चिंटू की दीदी को बिल दिया। दोस्तों, आओ देखते हैं। ये रहा बिल। बिल नंबर ऊपर लिखा। बिल नंबर है 112। और स्टोर का नाम क्या है? दुकान का नाम है विजया बुक स्टोर, जो कि राजाजी पथ, पटना, बिहार में है। ग्राहक का नाम है चिंटू, क्योंकि किताबें चिंटू के लिए थी तो उसका ही नाम है। दिनांक है 1/11/2020।
क्रमांक 1 कहानियों की किताबें, यानी सबसे पहले ली कहानी की किताब। कितनी किताब ली? तो संख्या है किताबों की 4। और दर यानी एक किताब का मूल्य कितना है? तो एक किताब 95 रुपए की है दोस्तों। तो कुल मूल्य कितना हुआ? 380 रुपए। दूसरी किताब ली ड्राइंग की, और ड्राइंग की कितनी किताब खरीदी है? 3। प्रत्येक किताब 25 रुपए की है, तो कुल हुए 75 रुपए। और तीसरी किताब खरीदी है इतिहास की। इतिहास की सिर्फ एक ही किताब ली है, और एक किताब है 70 रुपए की, तो कितने रुपए दिए? 70 ही दिए। और चौथी किताब है खगोल शास्त्र की। खगोल शास्त्र की 2 किताब ली। प्रत्येक किताब 60 रुपए की है, तो 2 किताब हुई 120 रुपए की। और एक और किताब ली है, जो है दादाजी के लिए योग की किताब। योग की किताब एक ही खरीदी है, जो है 110 रुपए की, तो कुल 110 रुपए इस किताब के लिए दिए। इस तरह कुल रुपए कितने देने हैं? 755 रुपए कुल देने हैं, और यहाँ उस दुकानदार के हस्ताक्षर हैं। तो चिंटू की दीदी ने दुकानदार को 755 रुपए दिए। अब बिल का नमूना देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न, चिंटू अपनी दीदी के साथ किताबें खरीदने कौन से दुकान गया? हाँ, ये रहा दुकान का नाम। तो चिंटू अपनी दीदी के साथ किताबें खरीदने विजया बुक स्टोर गया। और बिल का नंबर क्या है? हमने अभी जाना, ये रहा बिल का नंबर। बिल का नंबर 112 है, और ग्राहक का नाम ये रहा। ग्राहक का नाम चिंटू दुबे। चिंटू ने कहानियों की किताबें कितनी खरीदी? देख सकते हैं संख्या है 4। तो चिंटू ने कहानियों की 4 किताबें ली। ड्राइंग की एक किताब का मूल्य क्या है? ये रहा ड्राइंग की एक किताब का मूल्य 25 रुपए। खगोल शास्त्र की किताबों का कुल मूल्य 120। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चिंटू ने दादाजी के लिए कौन सी किताब खरीदी? देख सकते हैं, चिंटू ने दादाजी के लिए योग की किताब खरीदी है, और कुल कितने रुपए का बिल हुआ है? ये रहा बिल, जो है 755 रुपए का। तो दोस्तों, बिल के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। तब तक ख्याल रखिए, और हाँ, खरीदते समय बिल जरूर लीजिए। गुड बाय। तो ये रहा पहला सवाल। माँ ने 60 रुपए के आधे रुपए सुमन को दिए और आधे प्रिया को दिए। तो बताइए, दोनों को कितने कितने रुपए मिले? याद रहे, आपको 60 रुपए का आधा करना है। समझ गए दोस्तों? तो बदलो इसे भिन्न में और करो इसे आधा। अगला सवाल है, राहुल के पास 172 किलोग्राम टमाटर है और उसमें से उसने 2/4 टमाटर तो बेच दिए। अब बताइए कि राहुल ने कितने किलोग्राम टमाटर बेचे? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। माँ ने 42 रुपए के आधे रुपए मोहन को दिए और आधे रुपए रमेश को दिए। तो बताइए कि दोनों को कितने कितने रुपए मिले?
ध्यान से सवाल को पढ़िए और लिख लीजिए दोस्तों। एक किताब में 200 पेज हैं। उसमें से आकाश ने 3/4 पेज पढ़ लिए हैं। तो बताइए आकाश ने कितने पेज पढ़े हैं? यानी 200 का 3/4 आखिर कितना होता है? अगला सवाल है, निखिल के पास 240 रुपए हैं। उसमें से उसने 1/4 रुपए अपनी छोटी बहन को दिए हैं। तो निखिल ने कितने रुपए अपनी छोटी बहन को दिए? और अब आखिरी सवाल, अमित के चाचा के पास 94 रुपए हैं। चाचा ने अमित को आधे रुपए दिए। बताओ अमित को कितने रुपए मिले? दोस्तों जवाब निकाल कर रखिए। मिलते हैं फिर। बाय बाय। दोस्तों चलें एक इंग्लिश कहानी सुनने। आज की कहानी का नाम है माय फैमिली। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है अर्शी नाज, सुशीला और कुलदीप संधू ने। इस कहानी के चित्रकार है राजीव वर्मा बंजारा और इस कहानी की अनुवादक है गरिमा गुप्ता। कहानी के नाम से ही पता चल रहा है कि यह कहानी एक परिवार के बारे में है। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं इस परिवार की कहानी। My family. I am Tuk Tuk. I have a big family. Let's meet them. This is my mother and this is my father. Here is my brother Neetu and my sister Meetu. Oh look, now my grandparents are also here. My mother has 3 sisters. I call them all aunties. And look, my father has 4 brothers, 2 elder and 2 younger. Along with them are their wives. Look, look, look. My family also has 5 small kids. We all have a lot of fun together. Look how big my family is. Wait, I forgot about Buzo, who wags his tail and barks all the day. Woof, woof, woof. कहानी तो बढ़िया थी। कहानी में जो लड़की थी टुक टुक, उसने अपने परिवार के सदस्यों का बहुत अच्छी तरीके से परिचय कराया। मैं भी अब टुक टुक की तरह अपने परिवार के लोगों का परिचय करना सीखूंगी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम उस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे जिसे देखकर डरते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देखना हमेशा रोमांच से भरा होता है। जी हां, आज हम फिर चलेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के
सांपों की दुनिया में, यानी चलेंगे सांप घर में और जानेंगे सांपों के बारे में कुछ अनोखी बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और कुछ में जहर होता ही नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान में विषहीन और जहरीले दोनों तरह के सांप मौजूद हैं। विषहीन सांपों में धामिन, अजगर और सैंड बोआ हैं, तो जहरीले सांपों की श्रेणी में भारतीय नाग और वाइपर रेसल जैसे सरीसृप हैं। पूरे विश्व में सांपों की कुल प्रजातियां लगभग 2750 हैं और उनमें 244 प्रजाति के सांप भारत में पाए जाते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहाँ कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज हम भारतीय नाग और वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलते हैं। नाग यानी कोबरा विषैले सांपों की उन प्रजातियों में से एक है जो अपने गर्दन की पसलियों को फैलाकर फन या हुड बनाते हैं। एक वयस्क नाग की लंबाई 183 सेंटीमीटर से 244 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक बार शिकार को निगलने के बाद कोबरा एक या कई महीनों तक बिना खाए आराम से जिंदा रह सकते हैं। महीनों भूखे रहने के बाद भी उनकी तेजी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं, जो ज्यादातर जंगल में, नदियों के किनारे, खेतों में और गांव के आसपास रहते हैं। ये मांसाहारी होते हैं जो मुख्यतः रेंगने वाले जीव, छिपकलियों और मेढकों को अपना शिकार बनाते हैं। ये प्रायः 10 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। मादा नाग यानी नागिन एक बार में 8 से 45 अंडे देती है, जिसे वो 48 से 69 दिनों तक सेकती है। नाग के बाद हम वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलेंगे। वाइपर रेसल भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह इंडियन करैट से कम जहरीले हैं, फिर भी ये सांप भारत के सबसे घातक सांपों में से एक हैं। वैसे तो ये स्वभाव से बेहद शर्मीले होते हैं, पर छेड़े जाने के बाद बेहद गुस्सैल हो जाते हैं और सामने वालों पर बिजली की तरह तेजी से हमला करने में सक्षम हैं। ये लगभग 4 फुट लंबे होते हैं। इसका जहर हीमोटॉक्सिन होता है जो खून को जमा देता है। काटने के दौरान यदि अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है तो मनुष्य की घंटे भर से भी कम समय में मौत हो जाती है। यह सामान्यतः भूरे रंग का सांप होता है और उस पर काले रंग के गोल धब्बे होते हैं।
इसके फुफकारने की आवाज काफी तेज होती है, जिसे काफी दूर से सुना जा सकता है। अगर इस सांप को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके नाक के ठीक ऊपर में आपको 2 छिद्र, बड़े बड़े छिद्र दिखेंगे। वो पिट रिसेप्टर्स होते हैं। ये ताप संवेदी आपके होते हैं। ये बेसिकली अपने शिकार को हीट से नापता है। वो हीट सेंसर्स हैं इसके, और वो अपने करता है। इसके दांत सबसे बड़े होते हैं। हमारे जितने भी विषैले सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं, इसमें सबसे बड़े विषैले दांत इसके होते हैं। ज़्यादातर लोग इस सांप को अजगर के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है। तो लोगों को लगता है ये अजगर है, क्योंकि काफ़ी मोटा सांप हो जाता है ये। इसको पहचाना बहुत आसान है। इसके बॉडी के साइड में आपको गोल चिन्ह जैसे मिलेंगे। सर का आकार भाले जैसा होता है, गर्दन पतली होती है, और नाक के ऊपर आपको बड़े बड़े 2 छेद जैसे दिखेंगे। ये सांप रसल्स वाइपर है, और ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे देते हैं। ये करीबन एक बार में आपको 30 से 35, 40 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके काटने पे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये भी सांप दूसरे सांप को भी मार करके खाना पसंद करते हैं। चूहे इसका प्रिय भोजन है। पक्षी के अंडे, पक्षी खाना भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद सांप घर यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर सांपों की इस अनोखी दुनिया का आनंद उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।